अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा अगला टॉपिक है जी बायोलॉजिकल मेथड्स और कंटेंट में है ऑब्जर्वेशन, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है जी हाइपोथेसिस, जिसमें है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद है अदर वेज ऑफ फार्मिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है जी थ्योरी और लास्ट में है साइंटिफिक लॉ। तो आइए बिला ताखीर इसे स्टार्ट करते हैं। बियोलॉजिकल मेथड्स। बियोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक सब्जेक्ट। In this subject we use different methodologies. Various experiments are performed. ठीक है जी, इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। बियोलॉजिकल मेथड में जो पहला स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन कि पहले हम मुशाहिदा करते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन जो हमारे 5 सेंसेस हैं टोटली उन पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, हमारे सेंसेस कौन से हैं जी? टेस्ट, टच, स्मेल, विजन और हेयरिंग। ये हमारे 5 सेंसेस हैं जिन पे ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है। ये हर सेंस अपने काबिलियत की लिहाज पर जानी जाती है। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशन में 2 तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, these variables are measurable। ये क्या होते हैं? measurable होते हैं। जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लाइक साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है जी, इन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो दूसरा है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, दीज वेरिएबल्स आर नॉट मेजरेबल। ये क्या है जी? नॉट मेजरेबल है। लाइक स्मेल, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। टेस्ट एंड टच etc। इसीलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होते हैं, इनमें मोर एक्यूरेसी पाई जाती है, क्योंकि हम इन्हें तब्दील भी कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह को, फिगर्स को हम तब्दील भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मोर एक्यूरेबल समझा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अगले सब्जेक्ट को, अगले हिस्से को देखते हैं हम। नेक्स्ट है जी हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? द टेंटेटिव explanation of observation। ठीक है जी, जो ऑब्जर्वेशन हमने की उसकी एक्सप्लेनेशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्वर जो होता है अपनी ऑब्जर्वेशन को फॉर्म में, डाटा फॉर्म में बयान करता है। ठीक है जी, एक हाइपोथेसिस 2 तरह के तरीकों से बनता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए बनता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या है।
ठीक है जी। डिडक्टिव रीजनिंग किसी कानून से ख़ास मिसाल अखज़ करना। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब किसी कानून से किसी ख़ास मिसाल को अखज़ करना। ठीक है जी। इट मूव्स फ्राम स्पेशल टू जनरल एंड इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग द स्पेशल कंक्लूजन्स फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल्स। ये क्या करता है जी? स्पेशल कंक्लूजन्स देता है। ठीक है जी। इसमें हम 3 अल्फाज यूज करते हैं, इफ एंड और देन। ये 3 अल्फाज हम यूज करते हैं। ठीक है जी। जैसा कि एग्जाम्पल 1 में प्रीमाइज, इसका मतलब होता है मसला। ठीक है जी। अगर हम कहें कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, इफ ऑल birds have wings and sparrows are bird, then sparrows have wings। ठीक है जी। इस मसले में अगर हम कहें कि तमाम बर्ड्स में पर होते हैं, विंग्स होते हैं, और हम कहें कि स्पैरोज आर बर्ड, और अगर हम कहें कि चिड़िया परिंदा है। ठीक है जी। तो कंक्लूजन जो निकलेगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है जी, वो क्या होगा? देन स्पैरोज हैव द विंग। ठीक है जी। फिर हम कह सकेंगे कि स्पैरोज के भी पर होते हैं। इसी तरह मसला 2, प्रीमाइज 2, जिसमें हम कहें कि अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो अगर हम प्लांट को डार्क एरिया में रखें तो वो ग्लूकोज पैदा नहीं करेगा। ठीक है जी। ये उससे क्या निकल आया? कंक्लूजन निकल आया। ग्लूकोज क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। डिडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है जी। अब है जी इंडक्टिव रीजनिंग। सॉरी, मैं ऊपर थोड़ा उलट बता गया हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग जो शुरू होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है जी। डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है जी। इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और ये क्या करता है? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कंक्लूजन्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। ये क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग, किसी मिसाल से नया कानून बनाना। प्रीमाइज इसमें देखते हैं जी। प्रीमाइज मसला, if we say that sparrows are bird and having wings, अगर हम कहें कि तमाम स्पैरोज बर्ड हैं और उनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। एंड और हम कहें कि पैरट, ईगल, हॉक
और बर्ड्स। ठीक है जी। अगर हम कहें कि तोता, ईगल, हॉक्स और बर्ड्स, तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलेगा जी? वी से ऑल birds have wings। सॉरी, कंक्लूजन में देन लिखेंगे, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। ठीक है जी। ये हमारा क्या हो गया जी? हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है जी थ्योरी। थ्योरी जब हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है, ठीक है जी, इसको टेस्ट अगेन एंड अगेन, दूसरे साइंटिस्ट इस हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। जब ये गलत साबित ना हो बल्कि ये सही साबित हो, तो जो काम करने वाला होता है उसकी हौसला अफजाई होती है। ठीक है जी। तो जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस बहुत सारे टेस्ट्स के बाद अगर ये टेस्ट करेक्ट आ जाए, उनका सेम रिजल्ट आ जाए, तो ये हाइपोथेसिस क्या बन जाता है जी? थ्योरी बन जाती है। ठीक है जी। क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है, जिसको फाल्सिफाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो ऐसी थ्योरी, ठीक है, ऐसी थ्योरी जो हमें न्यू हाइपोथेसिस दे दे, हमें क्या दे दे? हाइपोथेसिस दे दे। इसे क्या कहेंगे जी? प्रोडक्टिव थ्योरी। क्या? प्रोडक्टिव थ्योरी। उसके बाद है जी साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ। ठीक है जी। तो जब ये प्रोडक्टिव थ्योरी बन गई, इसको अगेन एंड अगेन, प्रोडक्टिव थ्योरी को अगेन एंड अगेन टेस्ट किया जाता है। इसको भी साइंसदान चैलेंज करते हैं। ठीक है जी। इसको जुटलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये प्रोडक्टिव थ्योरी आफ्टर मैनी टेस्ट्स के क्या हो जी, करेक्ट आ जाए, करेक्ट आ जाए, तो ये प्रोडक्टिव थ्योरी क्या बन जाती है जी? लॉ बन जाता है। तो लॉ जो होता है, लॉ, ठीक है जी, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इन नेचर एंड इरिफ्यूटेबल। और क्या होता है जी? इरिफ्यूटेबल। जिसे झुटलाया ना जा सके। ठीक है जी। तो बहुत कम ही जो प्रोडक्टिव थ्योरीज होती हैं वो सही प्रूव होती हैं और साइंटिफिक लॉ कहलाती हैं, जैसा कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमेशा की तरह आप फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू।